सो हाय एवरीवन यार। आज अपना थर्ड ईसीजी बेसिक्स का लेक्चर है और इसमें अपने आज अपना थर्ड ईसीजी बेसिक्स का लेक्चर है और इसके अंदर अपने आज मेनली एट्रियल टेकेरिथमियास को डिस्कस करेंगे, जो कि अपना कल हाफ कवर्ड हो गया था और अपनों ने एट्रियल फ्लटर तक डिस्कस करा था। आज अपने उसका फर्दर डिस्कशन इनिशिएट करेंगे। ओके। अब एएफ के बारे में अभी अभी अपने डिस्कस करेंगे। एएफ, पीएसवीटी, देन अपने उसके अलावा एक दो छोटा छोटा और एटीएल के एरिथमियाज उनके अराउंड डिस्कस करेंगे। एटीएल फ्लटर कल डिस्कस हो गया था। एक डब्ल्यूपीडब्ल्यू जो सब लोगों का, आप लोगों का फेवरेट है और दैट वी ऑफन मिस ई एज ए इंटर्न और इवन एज ए रेजिडेंट। ओके। अब सबसे पहले अपने इनिशिएट करते हैं एएफ के बारे में। ओके। एएफ मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। दिस इज द नॉर्मल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द नॉर्मल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिब्रिलेशन का हिंदी में बेसिक मतलब क्या, फड़फड़ाना। ठीक है। सो दिस एट्रिया प्रोड्यूसेस ए आउटपुट टू द वेंट्रिकल, दिस एट्रिया प्रोड्यूसेस ए आउटपुट टू द वेंट्रिकल। इफ it vibrates like this, it vibrates, doesn't contract. If it vibrates like this, then it won't produce a cardiac, it won't produce a output to the ventricle, and it will cause literally stasis of the blood. It will cause literally stasis of the blood. So that is why you always commonly found LA clot in the केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसके अंदर एट्रिया की रेट, जो कि एसए नोड की नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड 300 तक एट्रिया की रेट पहुंच सकती है। तो दीज पेशेंट विल प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया बेसिक चीज रहेगा कि हर अपना एट्रियल एरिथमियास के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन और सिनकोप के साथ। तो ये भी पेशेंट इसी की तरह प्रेजेंट करेगा। और ईसीजी में डायग्नोस्टिक क्या है, दो ही बहुत सिंपल रखना है। इररेगुलर आरआर विद एब्सेंट पी वेव डायग्नोसिस क्या है, एएफ। इररेगुलर आरआर विद प्रेजेंट पी वेव डायग्नोसिस क्या है, मैट, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, सीओपीडी के पेशेंट से अंदर होगा। ओके। तो पेशेंट आया आपके पास चेस्ट पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और घबराहट के साथ। आपने ईसीजी करा, आपने पल्स देखा। सबसे पहले आप पल्स देखोगे ईसीजी कराने से ही पहले, और आपने देखा यार इसका पल्स इरेगुलर है, यू सस्पेक्ट ही और शी माइट हैव एएफ। यू डिड ए ईसीजी, यू फाउंड इरेगुलर आरआर इंटरवल, यू फाइंड एब्सेंट पी वेव, डायग्नोसिस एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ द ट्रीटमेंट इज रेस प्रोटोकॉल। ओके। सो देखो, ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है और ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है। ये एट्रिया से फड़फड़ा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल उसी रेट पे नहीं चलेगा। ठीक है। बिकॉज नॉट ऑल एट्रियल इंपल्सेस आर कंडक्टेड टू वेंट्रिकल्स। यस्टरडे अपनों ने डिस्कस करा था कि नॉर्मल देयर इज अ स्लाइट एवी नोडल डिले टू चेक आवर हार्ट। देयर इज नॉर्मली स्लाइट एवी नोडल डिले टू कीप द चेक ऑन आवर हार्ट। ओके। तो उसके अंदर क्या होता है कि एसए नोड की हार्ट रेट होती है 100, लेकिन अपनी हार्ट रेट कितनी होती है 60। वाई? बिकॉज एसए नोड डिलेज द कंडक्शन। ये उसका वर्क है, जिसके इसलिए कई बार अपने इसको पुलिसमैन ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं एवी नोड को, क्योंकि वो उसको काबू में रखने की कोशिश रखता है ताकि अपने जिंदगी भर टैकिकार्डिया में ना जिए। ओके। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर नॉट ऑल इम्पल्सेस आर कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। इफ ऑल इम्पल्सेस आर कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स, तो एट्रिया की रेट भी 300 हो जाएगी और वेंट्रिकल की रेट भी 300 हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, एफवीआर। और अगर उसकी रेट 100 के अंडर अंडर है, सारी इंपल्सेस नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ नॉर्मल एवी नोडल डिले, तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन विद कंट्रोल्ड वेंट्रिकुलर रेट, सीवीआर। तो अगर रेट कंट्रोल्ड है, यू डोंट नीड टू ट्रीट द, देखो एक, यू डोंट नीड टू ट्रीट द पेशेंट। एक सिंपल चीज ध्यान रखने का है कि आपका कभी भी रिदम कंट्रोल फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता इन केस ऑफ एट्रियल एरिथमियास। इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंट्रोल द रिदम, यू कंट्रोल द रेट बोथ साइमल्टेनियसली बाय द डीसी शॉक। बट इन द एट्रियल एरिथमियास आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है टू रेट कंट्रोल, क्योंकि बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ एलए क्लॉट। तो आप सडनली उसको एक एबनॉर्मल रिदम से नॉर्मल रिदम में लाओगे, तो हो सकता है जो यहाँ एपिकल क्लॉट पड़ा था एलए के अंदर, एट्रियल अपेंडिज के अंदर क्लॉट पड़ा था, इट माइट डिसलॉज एंड माइट गो इनटू द वेंट्रिकल एंड फर्दर इनटू द आर्टीरियल सर्कुलेशन। ओके। तो रेस प्रोटोकॉल रहेगा, रेट कंट्रोल करेंगे। आर टारगेट इज टू कंट्रोल द रेट अंडर 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद एंटी कोगुलेशन करेंगे। एंटी कोगुलेशन अभी मैं आपको सारा थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ,
then I will put on the my notes so that you can further see the all the ECGs and the treatment also. तो आपने रेट कैसे कंट्रोल करा? रेट यू कैन यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन की एक खास बात बता देता हूँ, सब लोग अगर कुछ रेजिडेंट्स भी यहाँ हैं तो डिजॉक्सिन के साथ देखो डिजॉक्सिन के बारे में क्या होता है कि डिजॉक्सिन का जो हाफ लाइफ होता है वो तो लॉन्ग होता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो स्लो। तो अगर आप एक जेआर हो, अगर आप एक एमओ हो या फिर एक रेजिडेंट हो, आप इमरजेंसी में बैठे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से नहीं कंट्रोल हो रहा है एंड वी यूज डिजॉक्सिन। तो आई हैव पर्सनली मेड दिस मिस्टेक ऑल्सो। और ये कॉमनली होता है कि ध्यान रखना है कि डिजॉक्सिन का जो टाइम टू वर्क है इट इज 30 मिनट्स। तो अगर आप पेशेंट को आईएम या आईवी डिजॉक्सिन दे रहे हो तो डू नॉट वेट फॉर इंस्टेंट रिजल्ट। लाइक एडिनोसिन में यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट, डिल्टियाजाम में यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट, एमिड्रॉन यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट बिकॉज दे आर क्विकर एक्टिंग ड्रग्स। डिजॉक्सिन टेक्स टाइम टू वर्क। तो अगर आप कभी भी एएफ के पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हो तो आप कम से कम 30 मिनट्स बाद या 45 मिनट्स बाद उसकी ईसीजी कराओ and it will terminate. Okay, it is very age old drug and very effective drug, but because of its toxicity, because of its poor control in the body, it is not now used as a first line drug. We use safer drugs like beta blocker and calcium channel blocker. तो AF के अंदर आपको कब यूज करना है डिजॉक्सिन? व्हेन यू कांट यूज कैल्शियम चैनल एंड बीटा ब्लॉकर लाइक इन पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर। आप ऑलरेडी हार्ट फेल हो रहे हैं, यू डोंट वांट टू डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट, तो इन दीज पेशेंट यू विल यूज डिजॉक्सिन। तो अगर रेजिडेंट्स के पास कॉमनली पेशेंट आता है इमरजेंसी में हार्ट फेलियर का होता है और उसकी हार्ट रेट होती है 130 140, इन दीज पेशेंट यू विल यूज डिजॉक्सिन। ओके, फिर अपना रेट कंट्रोल हो गया, देन अपने आते हैं एंटीकोगुलेशन पे। हु नीड्स एंटीकोगुलेशन? Not every AF needs anticoagulation. If my atrial fibrillation is there for less than 48 hours, if it is there for less than 48 hours, you don't need to anticoagulate the patient because ब्लड के स्टेसिस होने में और क्लॉट बनने में इट टेक्स एटलीस्ट 48 और मोर देन 48 आवर्स। तो अगर आपके पास एक न्यू ऑनसेट एएफ आया है 48 आवर की ड्यूरेशन के अंडर है और उसकी रेट भी कंट्रोल है, तो जन जस्ट चिल, है ना, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखिए। नीदर नीड टू कंट्रोल द रेट बिकॉज दिस रेट इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड एंड यू नो डोंट ऑल्सो नीड टू कंट्रोल द rhythm because it is acute AF. We will wait for at least 40 hours 48 hours that he might recover to normal. Okay, तो कब एंटीकोगुलेट करना है? जब 48 आवर्स से ज्यादा हो जाए कि इतना ज्यादा समय हो गया कि ब्लड बहुत टाइम तक वहां स्टेसिस कर चुका था। अब बात आती है एंटीकोगुलेशन के लिए यूज क्या करेंगे। तो वॉरफेरिन कहाँ यूज करेंगे? सिर्फ एमएस के अंदर। माइटल स्टेनोसिस के पेशेंट में अगर एएफ है तो भले ही चैड्स-वेस्क 0 है, यू नीड टू यूज वॉरफेरिन। ओके, वॉरफेरिन के कोई भी ग्रुप पे फटाफट टाइप करके बताओ। आजकल बहुत पुरानी ड्रग हो चुकी है, वॉरफेरिन के क्या 4 इंडिकेशन है जो आज भी हैं? 4 इंडिकेशंस ऑफ वॉरफेरिन, एनीबडी नोज? आपको एक पता है, आप एक बताओ। बहुत बढ़िया उमर, एप्ला, और बताइए। एमएस, वेरी गुड, एमएस, एमएस विथ एएफ, डोंट से जस्ट एमएस। अगर एमएस के पेशेंट में एएफ है देन यू विल यूज वॉरफेरिन। और बताइए आप, इसके अलावा और एक और इंडिकेशन है इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज, बिल्कुल सही विनय, बहुत सही। आर्टिफिशियल, लगता है तेरी सीटीबीएस में पोस्टिंग हुई थी। आर्टिफिशियल हर्ट वॉल्स, मेटेलिक हर्ट वॉल्स, यू विल यूज वॉरफेरिन। लेकिन अगर पेशेंट का बायोकम्पेटेबल हर्ट वॉल्व है ना, तो अपने को एंटीकोगुलेशन का नीड नहीं पड़ेगा। तो 3 इंडिकेशन केसेस वेयर वी स्टिल यूज वॉरफेरिन, दैट इज अ वेरी एज ओल्ड ड्रग बट विथ मोर साइड इफेक्ट्स, इज atrial fibrillation in a case of MS, second is metallic heart valve, third is EPLA, because this is proven कि इनके अंदर ये superior है कंपेयर टू न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि उनमें भी इनके रिगार्डिंग रिसर्च नहीं हुई है। कोई बताएगा कि वॉरफेरिन, 2 reasons why we still use warfarin in these cases, या in these ने in general, अपने आप सबने सरकारी सेटअप में काम करा होगा, why we use warfarin? 2 बेसिक चीजें आप बताइए क्यों यूज करते हैं।
कोई भी बता दो ग्रुप पे कि व्हाई वी स्टिल प्रेफर वॉरफेरिन ओवर रिवारोक्साबेन, डाबिगेट्रेन, एर्गाट्रोबेन। यार विनय, कोई बंदा, किसी को नहीं आइडिया? एंटीडोट चीप, बहुत अच्छा पॉइंट बोला उमर आपने, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। एंटीडोट इज चीप। सेकंड रीजन इज ड्रग इज इटसेल्फ चीप। लाइक वॉरफेरिन का एक पत्ता आपका आएगा 10 से 15 या 20 रुपए का, लेकिन रिवारोक्साबेन का एक पत्ता आएगा 150 से 200 रुपए का। ठीक है। एंड सेकंड ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट, जो कि उमर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, क्योंकि ये कम लोगों को पता है। वॉरफेरिन, सी इफ आई गेट ए वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी, वॉरफेरिन के अंदर मेरे को हर महीने पीटीआईएनआर की मॉनिटरिंग चाहिए। इसीलिए अपने कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स पेरीफेरी से आता है, वो यूजुअली कॉम्प्लायंट नहीं होता कि हर महीने आके कोई ब्लड टेस्ट करा ले। रिवारोक्साबेन, डाबिगेट्रेन, दे डोंट नीड मॉनिटरिंग। सो सी, अगर एक पेशेंट को वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हुई है, पेशेंट को वॉरफेरिन के कारण ब्लीडिंग होने लगी है, ओके, तो आप, वो पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, तो आप, वॉरफेरिन क्या करता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर को इनहिबिट कर देता है। आप बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर दे दो, यू विल गिव एफएफपी, यू विल गिव विटामिन के, आपका पेशेंट सेट हो जाएगा। भी बहुत टाइम से हमारे पास होता है, पेशेंट होता है रिमेटिक हार्ट डिजीज का, एएफ के साथ होता है, उसने वॉरफेरिन का ले तो रहा है 4 mg रोज, लेकिन ही इज नॉट अंडर प्रॉपर फॉलो अप, एंड ही कम्स विथ हेमोप्टेसिस, ही कम्स विथ bleeding PV, persistent bleeding PV, or mucosal bleeding, and we get his INR. The INR is 5. We immediately give him or her FFP and also vitamin K. Patient 2 to 3 days में completely recover हो जाता है. It is very cheap and very easy to do. But unlike rivaroxaban, dabigatran, देयर एंटीडोट, अगर रिवारोक्साबेन का टॉक्सिसिटी होता है, तो उसका एंटीडोट अपने अभी पढ़ेंगे, उसका एंटीडोट एंडेक्सानेट आता है, एंड एक्सआर नेट, ये अभी डिस्कस करूंगा। फैक्टर 10 को खत्म कर दो, उसके इनिबिटर को खत्म कर दो, इट कॉस्ट अराउंड 1 to 1.5 lakh। सो वी एनकाउंटर्ड वन सच केस इन आर रेजिडेंसी, दैट female of heart failure presented with persistent vomiting and tinge of hemoptysis and bleeding from all the cannulation sites, and she had a OTPT of thousands, okay, and she was on rivaroxaban. So we had two theories, that either it is due to the fulminant hepatic failure bleeding or due to the rivaroxaban toxicity. So that time I actually felt, see, why these old age drugs are important, because they are cheaper, but more importantly their antidote is also cheaper and easily available. तो उस पेशेंट ने, we searched for the antidote, but it was around 1.5 lakh, we cannot use it, but luckily patient recovered with the conservative management. In a span of 7 days, her OTPT returned to normal, and also bleeding was stopped after 3 to 4 days. So these are the problems that we encounter with the newer age anticoagulants, that their antidote is very very costly. Okay, now अपनों ने रेट के बारे में डिस्कस कर लिया, हाउ टू कंट्रोल द रेट, और व्हाट आर द एजेंट्स दैट वी कैन यूज। नेक्स्ट अपनों ने डिस्कस कर लिया एंटीकोगुलेशन, व्हेन टू डू एंटीकोगुलेशन, एंड what drugs we can use. Then we will do chemical cardioversion or electrical cardioversion. RAC for stands for chemical cardioversion, E stands for electrical cardioversion. Okay, so chemical cardioversion we can use drugs like ibutylide or amiodarone. तो amiodarone is easily available. मैंने आपको कल भी एक बहुत सिंपल बात बताई थी कि अगर आपको रात को 3 बजे पेशेंट आ रहा है इरिथमिया के साथ, you know कि it is abnormal, ECG patient is unstable, it is a arrhythmia, but you are not sure whether it is atrial arrhythmia or ventricular arrhythmia, you can give amiodarone, because it is easily available, it is cheaper, and more importantly it works both in the atrial as well as ventricular arrhythmia. आप amiodarone दे सकते हो। तो सिमिलरली एएफ के अंदर भी रिदम को मेंटेन करने के लिए amiodarone इज अ वेरी गुड ड्रग। ओके, और उसके अलावा भी, उसके बाद भी पेशेंट ऐसा होता है कि persistent रह रहा है एएफ में, you can do electrical cardioversion, just give him the DC shock, patient will recover to the normal sinus rhythm। ठीक है, बट एएफ का प्रोटोकॉल ये कब है, व्हेन पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। इफ पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में बहुत बार पेशेंट आएगा, एएफ का पेशेंट, बट मैंने बताया एट्रियल अरिथमिया के रेयरली हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट आएंगे, बट इफ ही कम्स विथ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी, तो आपको रेस प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना है, इमीडिएटली कार्डियोवर्ट द पेशेंट, आपको डीसी शॉक देना है। अब ग्रुप में बताओ, एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को डीसी शॉक सिंक्रोनाइज दोगे, अनसिंक्रोनाइज दोगे?
सिंक्रोनाइज, बहुत सही आयुषी। कोई भी एट्रियल एरिथमिया है, आपको डीसी शॉक देना है, सिंक्रोनाइज देना है। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, आपको डीसी शॉक कैसा देना है? अनसिंक्रोनाइज देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेशेंट को सिंक्रोनाइज डीसी शॉक दोगे तो चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू वीटी इज रेयर, ठीक है। बट हमेशा आपको अनसिंक्रोनाइज देना है, किसके अंदर? वेंट्रिकुलर एरिथमियास में, ठीक है। तो एएफ का मैनेजमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ एएफ, एनीबडी इन द ग्रुप कैन टाइप द टाइप्स ऑफ एएफ नाउ? किसी को पता है कौन कौन सा टाइप के एएफ होता है? या एनीबडी नोज अबाउट लोन एएफ? LONE, लोन एएफ। एक्यूट एएफ, परसिस्टेंट एएफ, वेरी गुड उमर एंड अभिषेक। परमानेंट एएफ, मतलब या तो आपने कहीं से बहुत अच्छा पढ़ा है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो एक्यूट एएफ क्या होता है? जो कि 48 आवर्स के अंदर पहला एपिसोड आया है, ठीक है। पैरोक्सिस्मल एएफ क्या होता है? मैंने पैरोक्सिस्मल का कल मतलब बताया था, अब्रप्ट ऑनसेट एंड अब्रप्ट टर्मिनेशन। अपने आप कभी भी चालू हो रहा है और अपने आप कभी भी खत्म हो रहा है, तो वो पैरोक्सिस्मल एएफ है। जो आपको एज ए यूजी लेवल, अगर मैक्सिमम बंदे यहाँ यूजी है, तो यूजी लेवल तक और पीजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो सब बंदे क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज लोन एएफ, LONE। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक अलोन, ALONE, अलोन पेश, अकेला एएफ है। मतलब चैट्स वेस की भी कोई बातें फुलफिल नहीं हो रही और कोई कोमोबिडिटी नहीं मिल रही। तो कॉजेज यहाँ से पहले मैं डिस्कस करता हूँ कॉजेज ऑफ एएफ। एनीबडी कैन टेल मी फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एएफ? कोई भी टाइप करके बता दो। MS, वेरी गुड अभिषेक। और कोई रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स अगर एनकाउंटर करते हैं एएफ, बहुत कॉमनली अपने पास आता है। DCMP, वेरी गुड आयुषी, DCMP। और कॉमन कॉजेज ऑफ एएफ, जैसे हमारे पास जो एएफ सबसे ज्यादा आता है और ओवरऑल जो कॉमन है, एक एल्कोहलिक्स में है, COPD में मिल सकता है, MI के बाद भी मिल सकता है, HOCM में इट इज रेयर, इट कैन बी फाउंड। द मोस्ट कॉमन कॉजेज आप जो पहले तो चैड्स वे स्कोर के पहले 2 पॉइंट बोल दो। C फॉर congestive heart failure, H for hypertension, they also causes AF, very good Ayushi, hypertension। तो age, hypertension and most important hyperthyroidism, these are the कॉमन कॉजेज ऑफ एएफ दैट यू शुड नो, ठीक है। तो अगर एक लोन एएफ किसको बोलते हैं? जहां पेशेंट एज भी नहीं है, एज भी इज नॉट ए कॉज ऑफ एएफ, मतलब उस पेशेंट की एज लेस देन 75 है, उसका हार्ट भी नॉर्मल है, उसका थायराइड प्रोफाइल भी नॉर्मल है और उसको सेप्सिस भी नहीं है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? लोन एएफ, मतलब अकेला एएफ हो गया विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, ओके। इस पेशेंट में आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? यू ट्राई टू एबलेट द एबनॉर्मल पाथवे, ओके। तो लोन एएफ कब बोलेंगे? तो जब पेशेंट को एज भी लेस देन 75 है, हार्ट फेलियर भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, पेशेंट का स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज भी नहीं है और हाइपरथायराइडिज्म भी नहीं है। तो इसी से आपको ये बात समझ आ गई होगी, कोई भी पेशेंट एएफ का आता है, आपको बेसिक बेसिक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है? उसकी इको करानी है, उसका थायराइड प्रोफाइल कराना है, और उसका अपने को इको, थायराइड प्रोफाइल और CBC और एक्सरे। बिकॉज कोई बताएगा इन्फेक्टिव कॉज एएफ का क्या होता है? कॉमन दैट वी हैड एनकाउंटर्ड इज, आपको एक केस बताता हूँ। एक ओल्ड एज पेशेंट था, अराउंड ही वाज 70 year old, सो लेस देन 75 ही इज, एंड ही वाज नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और व्हाटसोएवर। निमोनिया, वेरी सही, बहुत सही अभिषेक। निमोनिया, निमोनिया इज ए कॉज ऑफ एएफ। सेप्सिस इज आल्सो इज अ कॉज ऑफ एएफ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक ओवरड्राइव की स्टेट्स है, तो यू कैन हैव एएफ इन दीज पेशेंट्स। तो कई बार in that patient presented with AF and we got a X-ray, patient had a lobar pneumonia। सो आपको एएफ का कॉज हमेशा ढूंढना होता है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हो गया कॉज ऑफ एएफ, ट्रीटमेंट ऑफ एएफ, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल में क्या करेंगे वो डिस्कस हो गया। चैड्स वेस कोर्स एवरीबडी नोज, C stands for CHF, H stands for hypertension, A stands for age more than 75, that is given 2 point. V stand for vascular event like a patient had stroke or TIA, that is also given 2 point. Then D stands for diabetes, and age is 65 to 74 is also considered, given 1 point, and female sex is given 1 point। तो कोई बताएगा कितने स्कोर पे वी डू एंटी कोगुलेशन?
which what Churchwell's two score we will give anticoagulation. हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, टू और मोर देन टू, सही इंदिरा, टू और मोर देन टू। अगर कोई भी यार यहाँ आज भी अपनों ने स्पीकर और वो ऑफ कर रखा है, सो इफ एनीबडी वांट्स टू गिव द आंसर प्लीज डू टाइप इन द चैट, ओके। तो टू और मोर देन टू स्कोर होगा तो वी विल गिव एंटीकोगुलेंट। लेकिन मैंने अभी आपको एक ऐसा केस बताया जहां आपके पेशेंट का स्कोर 0 है, स्टिल यू नीड टू एंटीकोगुलेट दैट पेशेंट। बताओ चैट पे कौन सा पेशेंट है जिसमें एएफ है लेकिन चैट स्ट्रेस स्कोर 0 होगा तो भी आपको एंटीकोगुलेशन देना है। बहुत सही अर्पित, एमएस। तो एक 20 साल की बच्ची आ रही है जिसको रूमेटिक हार्ट फीवर के कारण, रूमेटिक हार्ट डिजीज के कारण माइटल स्टेनोसिस हो गया, तो उस पेशेंट को यू नीड टू एंटीकोगुलेट दैट पेशेंट, यू नीड टू गिव हर वारफेरिन फॉर हर एएफ, ओके। तो ये अपना एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी अपने फटाफट क्विकली मैंने जो आपसे अभी सारा डिस्कशन करा है उसको मैं क्विकली गो थ्रू होऊंगा अपने नोट्स के, ओके। तो या तो आप स्क्रीन पे नोट्स देख लीजिए या फिर इफ यू आर कंफर्टेबल आप अलग से सेपरेट से नोट ऑन करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो डू दैट, ओके। सी देखो, यहाँ अपना एएफ का डिस्कशन चालू होगा, ओके। अब देखो एएफ हमेशा, मैंने आपको बताया एएफ का कॉज ढूंढना होता है, तो इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, ऑलवेज फाइंड अंडरलाइंग कॉज। डायग्नोसिस कैसे करा, इररेगुलर आरआर इंटरवल विल एब्सेंट पी वेव, ए की डायग्नोसिस है क्या, एएफ। अगर इररेगुलर आरआर विद प्रेजेंट पी वेव है तो डायग्नोसिस क्या होगा, मैट, ठीक है। ये इसी चीज ध्यान से देखो, इसमें लीड सेकंड, ये वाली लीड सेकंड है जो आपकी सबसे नीचे है। आप देखो आरआर के अंदर यहाँ तो 3 बॉक्स आ गए, यहाँ पौने 3 बॉक्स आ गए, यहाँ देखो 6-7 बॉक्स आ गए, और कहीं भी कोई डेफिनेटिव पी वेव नहीं है। दीज आर नॉट डेफिनेटिव पी वेव, आपको कहीं भी प्रॉपर पी वेव नहीं मिल रही है, तो ये क्या हुआ, एएफ का पेशेंट हो गया, ठीक है। एएफ में रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बताएगा फटाफट ग्रुप पे। एफ में रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप 30 स्मॉल बॉक्सेस, 30 लार्ज बॉक्सेस लेते हो। जैसे यहां से शुरू करो, एक लार्ज बॉक्स, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इन 30 बॉक्सेस के अंदर आप आर आर इंटरवल कैलकुलेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आर आर इंटरवल आ गए। तो 7 इंटू कितना, जितने भी आर आर इंटरवल 30 बॉक्स में आए थे इंटू 10 कर दो। इस पेशेंट की रेट 70 है। तो फटाफट ग्रुप पे बताओ, क्या इस पेशेंट को रेट कंट्रोल की नीड है, एनीबडी टेल। नो, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं कि धमाधम हर पेशेंट को आपने डिजॉक्सिन या डिल्टीअज़ाम या आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया, दिस पेशेंट डजंट नीड रेट कंट्रोल। तो दिस इज ए केस ऑफ एएफ विद कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट। थोड़े टाइम में एएफ विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट भी दिखाऊंगा। रेजिडेंट्स के लिए पल्स डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, हार्ट रेट माइनस पल्स रेट इज पल्स डेफिसिट। नॉर्मली लेस देन 10 आप में और मेरे में मिल सकता है, अगर या तो वीपीसी है या एएफ विथ कंट्रोल्ड वेंट्रिकुलर रेट है, तो दोनों में गैप कम मिलेगा। क्योंकि एक बात समझो, ये जो बीच में पॉज आ रहे हैं, तो बहुत बार स्मॉल क्यूआरएस होता है, वो इतना इनफ एम्पलीट्यूड का नहीं होता कि वो नीचे तक सर्कुलेशन तक पल्स को पहुंचा पाए, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट सफिशिएंट इनफ, तो इन दैट केस यू विल auscultate, on auscultation you will hear a heartbeat, but proportion to that you won't feel any pulse, that is called pulse deficit, ठीक है। तो लेस देन 10 कब मिलेगा, जब वीपीसी अपने सब में आते हैं, बीच बीच में नॉर्मल वीपीसी आ सकते हैं, एएफ के साथ रेट कंट्रोल है। और मोर देन 10 कब मिलेगा, जब एएफ विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है। अपनों देखो डायग्नोसिस देख लिया, रेट देख लिया, नंबर ऑफ आरआर इन 30 बॉक्सेस इनटू 10 ये भी करके देख लिया। मोस्ट कॉमन कॉज एएफ का अपने पास जो आते हैं डीसीएमपी के पेशेंट, एल्कोहलिक, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और
age more than 75 or RHD. These all are the patient we inquire as a resident, as a intern. ये अपने कॉमनली ये पेशेंट देखते हो, सबसे ज्यादा आपको आरएचडी का देखने का मिलता है, आरएचडी और हार्ट फेलियर। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एल्कोहल है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एल्कोहल। अदर कॉज क्या है, हाइपरथायराइडिज्म और निमोनिया और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। प्रेजेंटेशन सभी एट्रियल अरिथमियास की सेम है, अलग से आपको नहीं सोचना। पैल्पिटेशन, सिनकोप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, इन्वेस्टिगेशन में आई टोल्ड यू आपको क्या क्या देखना है। इमीडिएटली पहले बीपी देखना है, क्योंकि हाइपरटेंशन इज ए कॉज ऑफ एएफ। आपको इको देखना है टू सी एमएस, एमआर और रिमेटिक हार्ट डिजीज। आपको हर पेशेंट का जो भी एएफ के साथ पहली बार आता है, थायराइड प्रोफाइल कराना ही कराना है। और एक्सरे में आपको क्या देखना है, निमोनिया। और सीबीसी में क्या देखना है, सेप्सिस। ठीक है, ये दीज आर द कॉजेज ऑफ एएफ। तो आपको कभी भी कोई पेशेंट एएफ का आता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके ही उसको घर पे भेजना है। ठीक है, फिर लोन एएफ क्या होता है, एज लेस देन 75, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, इको नॉर्मल आ रही है, कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है। एक्यूट एएफ 48 आवर्स के अंदर पहली बार आया है। पैरोक्सिस्मल एएफ मतलब, पैरोक्सिस्मल मैंने आपको कल मतलब समझाया था, अब्रप्ट ऑनसेट एंड अब्रप्ट टर्मिनेशन। तो स्पॉन्टेनियसली रिवर्ट टू एनएसआर इन लेस देन 7 डेज, ये अपने आप सही हो जाएगा। यू डोंट नीड टू ट्रीट दैट पेशेंट। परसिस्टेंट एएफ जो कि 7 दिन से भी ज्यादा रहता है, रिक्वायर्ड कन्वर्जन टू एनएसआर। लॉन्ग स्टैंडिंग एएफ जो कि 1 साल से ज्यादा रह रहा है, इसको कन्वर्जन की नीड है। लेकिन परमानेंट किसको बोलते हैं, जिसमें आपने पूरा जोड़ लगा लिया, आपने उसको डीसी दे लिया, आपने उसको इबिटोलाइट दे दिया, एमिडोरॉन दे दी, फिर भी रिवर्ट नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज परमानेंट एएफ। बट एट यूजी लेवल फॉर यू मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लोन एएफ। और इवन हमारी रेजिडेंसी में भी एक ही क्वेश्चन सब टीचर पूछते थे, व्हाट इज लोन एएफ। ओके, नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ एएफ इज पेशेंट वेदर इट इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो आपको क्या देना है, सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक। ठीक है, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपको क्या देना है, रेस। रेस में क्या करोगे, रेट के लिए अगर वेंट्रिकुलर रेट 100 से ज्यादा तो विरेपामिल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल। लेकिन अब से अपने पास सबसे ज्यादा कौन सी अवेलेबल होती है, तो ओरल मेटोप्रोलोल या फिर डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन मैंने आपको बताया कभी भी जल्दी नहीं करने का, इसका असर आने में कम से कम पेशेंट का आपका 30 मिनट लगेगा। तो ये स्लो ऑनसेट है, स्लो ऑनसेट है ना। एक बार ऐसा हुआ था, आई हैड ए पेशेंट इन द आईसीयू, बेड नंबर 12 के अंदर थी, एंड शी वाज मदर ऑफ ए नर्सिंग स्टाफ। तो उन सिस्टर जी के पेशेंट मदर के शी हैड रिकरेंट एएफ, है ना। शी वाज आल्सो ए पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर, आल्सो हैड सेप्सिस, and we give every drug. We like almost in my duty itself, I gave her like 5 DC shocks, because I gave verapamil, metoprolol or oral digoxin also. Nothing were effective, and she repeatedly need DC shock because she repeatedly gone in fast ventricular rate. So at last sir said to give IV digoxin. So as I give IV digoxin, I thought यार ये तो कोई चेंज ही नहीं आया, स्टिल पेशेंट के अंदर क्या है, अभी भी एफिब है। तो आई थॉट कि यार ड्रग डिडंट वर्क, बट एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय डिजॉक्सिन। आफ्टर 1 hour I did the ECG. Her ECG was clean, it was to the normal sinus rhythm, and she was later on did not had any sort of AF till discharge. She was completely fine. So from this I want to just tell you that care, बहुत बार पेशेंट यू शुड वेट फॉर द ड्रग टू वर्क, बिकॉज अनलाइक डिजॉक्सिन, unlike adenosine and diltiazem, digoxin just don't work like a snap. Okay, it takes time to work, it takes 30 minutes to work. Okay, एंटीकोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन किस पेशेंट में करना है, जिसका 48 आवर्स से कम ड्यूरेशन है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। जिसका 48 आवर्स से ज्यादा ड्यूरेशन है, उसका एलए का क्लॉट बनता है। यहाँ से मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, मैं रेजिडेंसी के 2 साल तक परेशान होता रहा कि यार ये आखिर लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है क्या, व्हाई वी आर गिविंग इट सो मच प्रायोरिटी। हर जगह बोलते तो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, बट आई डिडंट प्रैक्टिकली नो व्हाट इट इज। ओके, तो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज क्या होता है, अपेंडेज का मतलब होता है, आप यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, बट इट इज नॉट सो वेस्टिजियल इन दिस केस। ये क्या होता है, एट्रिया तो ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये साइड में छोटू सा लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है। ओके, ये छोटू सा लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है। नॉर्मली इट डजंट हैज अ रोल, बट कभी भी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन पुअर होता है तो ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। ठीक है,
ये कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता चलेगा, ये रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। लेकिन मेजरली बात क्या है, नॉर्मली ये शांत पड़ा हुआ है, इट डजंट कॉन्ट्रैक्ट वेरी वेल। तो अगर यहाँ आके कोई भी ब्लड पड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, स्टेसिस होगा। और यहाँ आके ब्लड अगर पड़ा रहेगा तो स्टेसिस होके वो क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। ओके, तो इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पेशेंट एएफ का है तो आपको क्लॉट सबसे ज्यादा कॉमनली कहाँ मिलेगा, क्लॉट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इन द लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। और लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज फटाफट कोई ग्रुप में टाइप करके बताओ सबसे ज्यादा किससे विजिबल होता है, अपना नॉर्मल ट्रांस थोरेसिक इको से या ट्रांस इसोफेजियल इको से? ट्रांस इसोफेजियल इको, वेरी गुड अभिषेक। क्या होता है कि जो अपना नॉर्मल इको ट्रांस थोरेसिक इको होता है वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट को अच्छे से देख पाते हैं। ये लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज बहुत पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको देखने के लिए आपको इन्वेजिव प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, ट्रांस इसोफेजियल इको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज डोंट कॉन्ट्रैक्ट मच, सो द स्टेसिस ऑफ द ब्लड क्या हो जाएगा, स्टेसिस ऑफ द ब्लड, so increase risk of the clot. Common site of the clot in LA, it is the commonest site of the clot in LA, best visible on the transesophageal echo, missed by the transthoracic echo. MS plus AFib आपको warfarin देना है even if Chad Vasquez 0. ओके, अदर केसेस एंटीकोगुलेशन कब देना है, जब स्कोर मोर देन 2 हो। चैड वेस्ट स्कोर सबको आना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका कि इस पेशेंट को वेदर यू विल एंटीकोगुलेट और नॉट। तो इसका चैड वेस्ट में अपनों ने डिस्कस करा था, सी स्टैंड्स फॉर CHF, एच स्टैंड्स फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है, C stands for CHF, H stands for hypertension, age more than 75 you will give 2 score, diabetes, stroke। अब देखो एक चीज एस से जो होता है ना इसके अंदर, इसमें 3 चीजें आती है, एक स्ट्रोक भी आता है, टीआई भी, और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी ऑल्सो काउंटेड एज स्कोर 2। वेस्कुलर डिजीज, ये मेरे को बहुत बार हम क्या बोलते थे बट एक्चुअली हमको पता नहीं होता था कि वी के अंदर आता क्या है। तो वेस्कुलर डिजीज में क्या होता है, ब्रेन के अलावा उसको कोई और प्रॉब्लम हुई है, जैसे एमआई हुआ है या फिर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हुआ है, इसको भी स्कोर 1 देंगे। और पेशेंट की एज अगर 75 नहीं है, उससे कम है, जैसे 65 से 74 है, तो इसको भी स्कोर 1 दे देंगे, और फीमेल है तो 1 दे देंगे। ठीक है, मिनिमम स्कोर तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम स्कोर 9 बोलना है, 10 नहीं बोलना, क्योंकि आप एक पेशेंट में दोनों चीजें नहीं बोल सकते कि एज भी 75 भी और 65 से भी 74 है, दोनों में से एक ही बात होगी। इसलिए मैक्सिमम स्कोर कितना है, 9 नॉट 10। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। एजेंट्स फॉर एंटीकोगुलेशन मैंने अभी बताया था, कौन सा है, वॉरफेरिन। वॉरफेरिन किसमें, एमएस के अंदर। बट व्हाई इट इज यूज्ड, प्रॉब्लम क्या है, मॉनिटर पीटीआरआर अपने को हर मंथली करना पड़ेगा, लेकिन व्हाई इट इज कॉमनली यूज, बिकॉज चीपर एंटीडोट है, एफएफपी और विटामिन के आर चीप। ओके, न्यूअर एंटीकोगुलेंट कौन कौन से हैं, रिवारोक्साबेन। अगर कोई यहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर का है या फिर जो नीट की तैयारी कर रहा है, हाँ, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसका नाम तोड़ के ध्यान से देखो, रिवारोक्साबेन, XA बैन मतलब 10A को बैन करने वाला, 10A इनिबिटर। एपिक्सा बैन मतलब एक्सा बैन, XA 10A को बैन करने वाला, 10A इनिबिटर। डाबिगेट्रेन, TR स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बिन, तो D स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट thrombin inhibitor. These are the newer age anticoagulants that we use. Good thing is that they do not require PTNR monitor, but bad thing is that they are itself costly, and if toxicity, very costly antidote. आजकल लेवल थोड़ा पीजी का बढ़ रहा है, तो दे आस्क सच टफ क्वेश्चंस कि रिवारोक्साबेन का एंटीडोट क्या है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एंडेक्सानेट कैसे याद रखोगे, इसका जस्ट डी कोड करना वर्ड को, 10A के इनिबिटर को एंड करने वाला एंटीडोट ऑफ 10A इनिबिटर इज एंडेक्सानेट। डाबिगेट्रेन का एंटीडोट क्या है, इट इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इडारुसिजुमैब। इडारुसिजुमैब इज एंटीडोट ऑफ डाबिगेट्रेन। ओके, फिर केमिकल कार्डियोवर्जन अभी अपनों ने डिस्कस करा था, इबिटोलाइड और एमिडोरॉन याद रखो। प्रोपोफोल आपको याद रखना है, चाहो प्रोपोफोल नहीं, सॉरी प्रोपाफेनॉन आना था, इसको हटा दो, इबिटोलाइड और एमिडोरॉन। अगर फेल हो जाएगा तो यू विल इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन ऑफ 220 जूल डीसी शॉक। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, एब्लेशन। ठीक है, ये साइड में पर्ल मैंने दिया है कुछ बंदों के लिए, क्योंकि आजकल क्या है कि लेटेस्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो सेलेक्सी पैग, इसको डी कोड कैसे करना है, PG,
प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट यूज फॉर पीएएच, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की न्यू ड्रग है। रियोसी गुआट, जीयू स्टैंड फॉर ग्वानिल साइक्लिक साइक्लिक ग्वानिल मोनोफॉस्फेट, तो ये सीजीएमपी एगोनिस्ट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पीएच। तो ये कुछ लेटेस्ट ड्रग है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी कोई बंदा फटाफट मेरे को ग्रुप पे ये बात बताओ, अभी अभी आगे डब्ल्यूपीडब्ल्यू और पीएसवीटी डिस्कस करेंगे, कोई भी बंदे बताओ, मिनी डीसी शॉक मैंने कल बताया था, 50 जूल की डीसी शॉक अकेली ऐसी जगह है जहां 50 जूल का डीसी शॉक दिया जाता है। कल का लेक्चर अगर किसी ने अटेंड करा हो या फिर नोट्स पढ़े हो, एटीएल फ्लटर, बहुत सही प्रशांत, एटीएल फ्लटर के अंदर कितना का शॉक दिया जाता है, 50 जूल का डीसी शॉक इज इनफ टू रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल साइनस रिदम, ओके। अब अपने आते हैं डब्ल्यूपीडब्ल्यू, इट इज फेवरेट ऑफ एवरीवन, वेदर इट इज योर यूनिट हेड और इट इज योर एग्जामिनर। आपका पेपर में एम्स, नीट, एफएमजी, यूएसएमली का कुछ भी पेपर दोगे, एक क्वेश्चन डब्ल्यूपीडब्ल्यू का आएगा ही आएगा। अब डब्ल्यूपीडब्ल्यू क्या होता है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो एट्रियल टैकीरेथमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, ये एसए नोड से एवी नोड कंडक्शन गया, फिर एवी नोड वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन भेजेगा बंडल ऑफ फेस के द्वारा, ओके। अब हो क्या रहा है, यहाँ इस नॉर्मल पाथवे को बाईपास करा जा रहा है, किसके द्वारा, बंडल ऑफ कैंट के द्वारा। ये दोनों क्या है, बंडल ऑफ कैंट। ये एवी नोड के से होके नहीं जा रहे, ये डायरेक्ट अपने अपने वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर देते हैं। टाइप ए टाइप बी इज नॉट रेलेवेंट फॉर द यूजीज, इट इज रेलेवेंट फॉर डब्ल्यूपी, फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द मेडिसिन, यूजीज के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। टाइप ए टाइप बी एक आपको आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, बट मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, इट बाईपासेस नॉर्मल एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। तो मैंने आपको कल बताया था एसए नोड की रेट कितनी होती है, 60 से 100, एवी नोड की कितनी होती है, 40 से 60, एवी नोडल डिले कितना होता है, अराउंड 0.09 सेकेंड। तो क्या होता है, अगर आप एवी नोड को बाईपास कर जाओगे तो क्या होगा, सारी की सारी इंपल्सेस पास हो जाएगी किस पे, वेंट्रिकल्स पे, तो पेशेंट किसके साथ आएगा, टेकिकार्डिया के साथ आएगा, क्योंकि अब सारी के सारी इंपल्सेस पास हो गई। दूसरी, अभी देखो अगर नॉर्मल पाथवे नहीं जा रहा, ठीक है, अगर अभी नॉर्मल पाथवे नहीं जा रहा, अभी कौन सा पाथवे जा रहा है, डायरेक्ट बंडल ऑफ कैंट से, तो बताओ क्या एवी नोडल डिले हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ एवी नोडल डिले, एवी नोड का डिले नहीं हो रहा, एवी नोड का डिले नहीं हो रहा। तो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था परसों, पीआर इंटरवल इस पेशेंट के अंदर शॉर्ट रहेगा या लॉन्ग रहेगा, कोई भी बताओ फटाफट। शॉर्ट रहेगा, बिल्कुल सही तन्मय, प्रशांत, अभिषेक, बिल्कुल सही, पीआर इंटरवल शॉर्ट रहेगा, बिकॉज ये नॉर्मल एवी नोड का जो नॉर्मल डिले होता था उसको क्रॉस नहीं कर रहा, ये उसको बाईपास करके बंडल ऑफ कैंट से सीधा वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो पेशेंट किस में चला जाएगा, टेकिकार्डिया में जाएगा विथ पीआर इंटरवल शॉर्टनिंग, और स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको डायग्नोज कैसे करना है, अब इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, डायग्नोज कैसे करना है। एक पेशेंट आएगा, वही सेम कंप्लेन लेके, पेल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, घबराहट, और आप उसका देखोगे हार्ट रेट तो है 120 और उसका पीआर इंटरवल शॉर्ट है और डेल्टा वेव है, और डेल्टा वेव है, जैसे देखो शॉर्ट पीआर इंटरवल है, ठीक है, 2 बॉक्स के अराउंड इसका पीआर इंटरवल है, और ये स्लरिंग हो रही है, कैसे, एकदम से ये क्यूआरएस ऐसे गया और फिर एकदम से बढ़ जाएगा, ये क्यूआरएस गया एकदम से बढ़ जाएगा, दैट इज डेल्टा वेव, ओके। ये क्या होती है, डेल्टा वेव होती है, ठीक है। अब आपको ये क्या बात ध्यान रखनी है कि it has happened to me up to like end of second year na, why it is relevant, so relevant to see the p qrs t, why I am recurrently saying कि आप हमेशा क्या देखो, रेट, रिदम, एक्सेस और डेविएशन, और
PQRS, T और इंटरवल्स लास्ट में ST सेगमेंट पे हो। बहुत बार पेशेंट टेकिकार्डिया के साथ होता था एंड वी मॉर्निंग राउंड्स में हम बोलते थे सर ECG नॉर्मल एंड सर टास्क सर यूज्ड टू लाइक गेट इरिटेटेड विद अस बिकॉज इट हैड हैपेंड रिकरेंटली। क्या होता था कि वी मिस्ड, मतलब लाइक वी हैड एवरी ईयर लाइक वी हैड 10 patients of 5 to 10 patients of WPW classical, that delta wave you are seeing, we had every year 5 to 10 patients and we used to miss that because हम कभी क्या करते थे, इंटरवल्स नहीं देखते थे। आप यहाँ देखो PR इंटरवल सिर्फ 2 ही बॉक्स का है और स्लरिंग कितनी अच्छी मिल रही है। तो WPW के अंदर क्या मिलता है, स्लरिंग ऑफ QRS मिलता है और साथ में PR इंटरवल शॉर्ट होता है। तो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि अपने जब भी इंटरवल्स नहीं देखेंगे तो इस पेशेंट को अपने घर पे भेज देंगे एंड पेशेंट कैन डाई ऑफ टैकीरेथमिया। अभी अब देखो इसका ट्रीटमेंट ओरल फ्लिकेनाइड देनी है और अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। मतलब ये जो आर्टिफिशियल बुरे पाथवे बने हुए थे बंडल ऑफ कैंट, इनको परमानेंटली क्या कर दो, एब्लेट कर दो। ठीक है। तो अब मेरे को ये बात बताओ, इस पेशेंट में अगर ईवी नोडल ब्लॉकर्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, यस और नो? मान लो दिस पेशेंट प्रेजेंट विद PSVT, बिल्कुल सही उम्र, दिस पेशेंट प्रेजेंटेड विद PSVT, सही इंदिरा, तो आप उसके अंदर क्या ईवी नोडल ब्लॉकर नहीं देंगे? कैन एनीबडी टाइप इन वन वर्ड, सी इफ इट हैज हैपेंड विद वन ऑफ आवर सीनियर्स कि ये हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे बट इट हैज हैपेंड। क्या होता है देखो, जब पेशेंट आपके पास PSVT के साथ आते हैं ना, तो PSVT का वन ऑफ द कॉज इज WPW। ओके, PSVT का वन ऑफ द कॉजेज WPW। तो होता क्या है कि PSVT के पास साथ पेशेंट आएगा तो यूजुअली वो अपनी बेसलाइन ECG नहीं लेके आता, तो वी ट्रीट एज PSVT। तो PSVT में आपने पहले विगल मैन्योर करा, फिर एडिनोसिन दिया, एडिनोसिन से सही नहीं हुआ तो डिल्टियाजाम दिया। एडिनोसिन इज कॉस्टली, एडिनोसिन 150 रुपए का एक इंजेक्शन आता है और डिल्टियाजाम सिर्फ 15 रुपए का एक इंजेक्शन आता है। तो बहुत बार डिल्टियाजाम सीधा यूज करा जाता है सरकारी सेटअप में। तो अब होता क्या है कि उस पेशेंट में, अब देखो यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखो, उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, आपने ये बंडल ऑफ कैंट बना हुआ है, ये बंडल ऑफ कैंट बना हुआ है। अगर मैं उस पेशेंट के अंदर एवी नोड को ब्लॉक कर दूंगा तो सारा का सारा गेम प्ले किसके हाथ में, बंडल ऑफ कैंट के हाथ में आ जाएगा। ये पहले जितना एक्टिव था उससे ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो इसके कारण पेशेंट क्या होगा, द एट्रियल रेट विल बी डायरेक्टली कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। तो मान लो 300 पे वेंट्रिकल 300 पे, तो पेशेंट आपके पास जो बेचारा चलता है, पेशेंट एट्रियल एरिथमिया का आया था, वो इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू VT के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पेशेंट विल कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक पेशेंट आया था 20-year-old PSVT जो कि सालों से हॉस्पिटल में आ रहा था, PSVT का था और वो हमेशा खुद हाथ में डिल्टियाजाम लेके आता था एंड ही वाज एडमिटेड इन द वार्ड एंड नोबडी हैड हिज बेसलाइन ECG, सो देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ द डॉक्टर्स देयर। तो हुआ क्या कि एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वी गेव हिम डिल्टियाजाम एज सून एज, और वो सालों से डिल्टियाजाम लगा रहा था, ही हैड नॉट एनी कॉम्प्लिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज अनलकी दैट डे। और एज सून एज वी गेव डिल्टियाजाम उसका ये AV नोडल पाथवे ब्लॉक हुआ, सारी की सारी कंडक्शन फटाफट किस में गई, वेंट्रिकल्स में, और पेशेंट जो आपका आया था PSVT के साथ वो किस में कन्वर्ट हो गया, VT में। किस में कन्वर्ट हो गया, VT के अंदर। तो वो पेशेंट जो 20 साल का आया था वो इमीडिएटली कोलैप्स हो गया, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया, BP पल्स नॉन रिकॉर्डेबल, GCS3 उसका 3 साइकिल CPR दिए गए और DC शॉक लगा के उसको रिवर्ट हो गया। फॉर्चुनेटली ही वाज कंप्लीटली फाइन लेटर ऑन डिस्चार्ज। तो मेरा कहने का मतलब है कि if you are a resident or a MO working in the periphery and a patient of PSVT come, always try to get his baseline ECG, that is normal ECG. If patient has underlying WPW तो आप उसमें डिल्टियाजाम मत दीजिए, एडिनोसिन मत दीजिए। अब बहुत लोग मेरे से सवाल करेंगे कि यार ये ओरल फ्लिकेनाइड, जेन्युइनली मैं बताऊं मैंने भी आज तक यूज नहीं करी बिकॉज इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द गवर्नमेंट सेटअप्स। तो अगर आपके पास ओरल फ्लिकेनाइड नहीं है या इंजेक्टेबल फ्लिकेनाइड नहीं है, पेशेंट PSVT का है विद अंडरलाइंग वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम,
तो कोई फटाफट बताएगा ग्रुप पे कि व्हाट इज द चीपर ड्रग दैट आई कैन यूज, अगर कल वाले और आज वाले फंडे को अगर आप याद करो तो। अभी यार देखो, बहुत सही अभिषेक। देखो प्रोकेनामाइड, आई कैन टेल यू इट इज राइट, यू आर सेइंग राइट, ओके। प्रोकेनामाइड सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोकेनामाइड क्या आपकी अवेलेबल होती है, हमने भी आज तक नहीं यूज करी प्रोकेनामाइड, ठीक है। प्रोकेनामाइड इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो आप, जो मैंने आपको कल एक बेसिक फंडा बताया था, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि दिमाग समझ नहीं आया तो क्या दे रहा है, एमिड्रोन देना है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो पीएसवीटी है, और यू आर श्योर, यू डो नो दैट कि इस पेशेंट को अंडरलाइंग Wolff Parkinson White syndrome, I cannot give him adenosine or diltiazem, patient will die immediately, तो आप उसमें क्या दोगे, एमिडोरॉन दोगे। तो always try to get his normal baseline ECG done to rule out Wolff Parkinson White syndrome, because if you give beta blocker or any AV nodal blocking agents or digoxin, patient will immediately land in VT। so कभी भी अगर आपको मान लो जरूरत भी पड़े, इसीलिए हम PSVT भी अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है, we always get a डीसी शॉक हैंडी विद द पेशेंट, बिकॉज अपने को उसका बेसलाइन ईसीजी नहीं पता। अगर अंडरलाइंग डब्ल्यूपीडब्ल्यू, एज सून एज आई विल गिव हिम एडिनोसिन ना, पेशेंट विल कोलैप्स ऑन द बेड। तो अपने को हमेशा जब भी पीएसवीटी को रिवर्ट करो, आपके साइड में एक डीसी शॉक की मशीन होनी चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर वो डब्ल्यूपीडब्ल्यू का था और वीटी में लैंड कर जाए, तो यू कैन कार्डियोवर्ट हिम बैक टू द नॉर्मल साइनस रिदम, ठीक है। ये सारी बात होगी। डब्ल्यूपीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है सबका। एएफ अपनों ने डिस्कस कर लिया। नाउ अब अपने डिस्कस करेंगे अब अपने डिस्कस करेंगे जंक्शनल रिदम। देखो जंक्शनल रिदम मेरे को 2 साल तक कभी समझ नहीं आई, ठीक है। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जंक्शनल रिदम इज व्हाट, और कुछ नहीं है बेसिकली। नॉर्मली ऐसे नोड इज द मेन हेड ऑफ द हार्ट, ओके। ऐसे नोड जितना डिसाइड करेगा उतना कंडक्शन जाएगा। जंक्शनल रिदम का वर्ड तोड़ो, जंक्शनल रिदम मतलब जंक्शन डिसाइड कर रहा है क्या रिदम रह रही है, मतलब एवी नोड डिसाइड कर रहा है क्या रिदम रह रही है। तो आप बताओ नॉर्मली क्या होता है, यहाँ मेरा ऐसे नोड है, यहाँ मेरा एवी नोड है, और ये मेरे वेंट्रिकल्स है। तो ऐसे नोड से एवी नोड जाता है तो पी वेव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ऐसे नोड से एवी नोड कंडक्शन जाता है तो पी वेव क्या होता है, पॉजिटिव आता है। अब यहाँ मेन हेड कौन बन गया, बीच वाला एवी नोड बन गया। तो यही ऊपर कंडक्शन देगा एट्रिया को, और यही वेंट्रिकल को कंडक्शन देगा। तो आप बताओ पी वेव यहाँ फटाफट टाइप करके बताओ, पी वेव यहाँ पॉजिटिव आएगी या इन्वर्टेड नेगेटिव पी वेव आएगी जंक्शनल रिदम के अंदर। बहुत सही अभिषेक और प्रशांत। नेगेटिव पी वेव इज फाउंड एंड समटाइम इट इज नॉट फाउंड, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, और एवी नोड की मैंने आपको बार बार मैं सेम बात बोले जा रहा हूँ, और वेरी सही, बिल्कुल सही आयुषी, हिडन पी वेव मिलेगी। तो एवी नोड की रेट आप बताओ फटाफट टाइप करके, कितनी होती है एवी नोड की, नॉर्मल एवी नोड की रेट। 40 टू 60 बीट्स पर मिनट, ओके। तो इसीलिए आप बोलोगे, अब देखो अब आपके सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। जंक्शनल रिदम भी क्लियर हो जाएगा और जंक्शनल टेकिकार्डिया भी क्लियर हो जाएगा। पहली बात, जंक्शनल का मतलब क्या है, जंक्शन से अराइज हो रहा है तो इंपल्सेस बीच में एवी नोड में होगी, और वही ऊपर जाएगी वही नीचे जाएगी। तो वेंट्रिकल की रिदम तो आपको ठीक मिलेगी, लेकिन एट्रिया के अंदर आपको पी वेव नेगेटिव मिलेगा या फिर हिडन पी वेव मिलेगा। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपका हार्ट रेट 40 टू 60 होगा, दैट इज जंक्शनल रिदम, जंक्शन की नॉर्मल रिदम। अगर वो पेशेंट को आप कोई बोले कि यार ये जंक्शनल टेकिकार्डिया है, तो इसका मतलब क्या है, वो 40 टू 60 की जगह क्या हो गया, 60 टू 100 हो गया, जंक्शनल क्या, टेकिकार्डिया हो गया। और मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था जंक्शनल टेकिकार्डिया का कॉमन कॉज, फटाफट बताइए। या जंक्शनल रिदम का, सॉरी, टेकिकार्डिया से बेटर वर्ड है जंक्शनल रिदम का कॉमन कॉज बताइए। एनीबडी नोस। जो ईसीजी का फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें अपनों ने डिस्कस करा था। देखो आंसर है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर आप अपने नोट्स, अपनों ने जो बनाए थे नोट्स, उसमें आप पीछे जाके देखिएगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉजेस जंक्शनल, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉजेस जंक्शनल टेकिकार्ड, जंक्शनल रिदम, ओके। तो ये अपना क्या हो गया, जंक्शनल रिदम के बारे में डिस्कस नाउ। और ट्रीटमेंट क्या है उसका, अंडरलाइंग कॉज जैसे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करिए, और आप क्या करिए, उसके अलावा आप क्या ट्रीट करिए, यू कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। पीएसवीटी, एवरीबडी नोज पीएसवीटी क्या है, एब्सेंट पी वेव विद रेगुलर आरआर इंटरवल, क्या डायग्नोसिस है, पीएसवीटी। और उसमें रेट यूजुअली 100 से ज्यादा मिलेगी, मोस्ट कॉमनली 250
300 इतना हार्ट रेट मिलता है। फटाफट बताओ पहला ट्रीटमेंट क्या करोगे अगर पीएसवीटी का आ गया तो? फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करोगे? बहुत सही प्रशांत, वीगल मैनुअल करेंगे। अभी कोई बताएगा वीगल मैनुअल? देखो मैं आपका एक ग्रुप पे एक वीडियो अच्छा से शेयर कर दूंगा। यूएस में प्रोटोकॉल फॉलो होता है ये अच्छी तरह, और हम भी बहुत बार इमरजेंसी में ट्राई करते हैं इफ देयर इज नो रश। तो वीगल मैनुअल क्या होता है, या तो आप करो कैरोटेड मसाज। आप क्या करते हो, एंगल ऑफ जॉ के परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे यूनिलेटरली मसाज करते हो। बायलेटरली करोगे तो आई विल गेट इन सिनकोप, है ना। बायलेटरल नहीं करना आपको, यूनिलेटरल कैरोटेड मसाज 10 सेकंड तक करना है। प्रशांत बिल्कुल सही बोल रहे हो। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आइस पैक रख सकते हो, आइस पैक रख सकते हो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो आप, सडनली पेशेंट को लाइन डाउन से और उसका लेग एंड एलिवेट कर सकते हो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि टीचर वांट्स टू नो, अगर आप प्रैक्टिकल या फिर आप रेजिडेंसी का वाइवा दोगे तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली वो पूछेगा हाउ टू डू वीगल मैनुअर। तो आपको उसी को इसी की तरह करके दिखाना है। टेक योर फिंगर एंड पुट इट इन योर माउथ लाइक दिस, दैट इज द वीगल मैनुअर, है ना। यू जस्ट blow out the air in the your finger, okay, it will act like wiggle maneuver. कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अपने टीचर को जवाब देते हैं सर वी विल क्लोज द नोज लाइक दिस एंड ट्राई टू ब्लो आउट द एयर। तो ये जो भी पेशेंट पुअरली एजुकेटेड है ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन। तो इन पेशेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये सिंपल सा आपको फिंगर लेनी है और माउथ के अंदर इंसर्ट करना है। तो पीएसवीटी के पेशेंट को आप होम के लिए एडवाइस देते हो कि वेन एवर यू हैव एनी एरिथमिया, पीएसवीटी आपको होता है, फर्स्ट ट्राई द विगल मैनुअर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर कमिंग टू द हॉस्पिटल। पीएसवीटी के पेशेंट को आप क्या पीने के लिए मना करोगे जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पीते हैं अपने लोग? कोई भी बताओ फटाफट। चाय, बहुत सही, बिल्कुल सही यार, है ना। वी विल अवॉइड, टेल हिम टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन, ओके। तो कैफीन या फिर जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक आपने रेड बुल पी ली, है ना, तो इट विल कॉज, इट विल ट्रिगर ए पीएसपीटी। एडिनोसिन का अब देखो, अब अपने वापस उसी पर आते हैं, स्क्रीन शेयर पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें अपने शेयर करते हैं। पीएसपीटी में मैंने आपको बताया पहली चीज वीगल मैनुअर दोगे, सेकंड चीज एडिनोसिन दोगे, थर्ड चीज डिल्टियाजाम देंगे, और उससे भी रिवर्ट नहीं हो रहा तो सिंक्रोनाइज डीसी शॉक देंगे। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि हाउ टू गिव एडिनोसिन। हाउ टू गिव एडिनोसिन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब हम फर्स्ट ईयर होते थे तो जो पहली बार होता था दैट वाज इंटरेस्टिंग, बाद में तो फिर आदत पड़ जाती है कि पहली बात एडिनोसिन इज स्लाइटली कॉस्टली, दैट इज व्हाई पेशेंट प्रेफर डिल्टियाजाम। ठीक है, बट एडिनोसिन इज इफेक्टिव। कोई हाफ लाइफ बताएगा एडिनोसिन की कितनी होती है? हाफ लाइफ कोई तो बताओ यार, किसी को तो पता होगा हाफ लाइफ। 5 मिनट नहीं होते यार अभिषेक, 5 मिनट नहीं होते। इट इज अराउंड 6 to 10 सेकेंड्स। बहुत सही इंदिरा, बिल्कुल सही यामिनी, 10, इट इज अराउंड 6 to 10 सेकेंड्स। तो एडिनोसिन का देने का वे बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या करते हो, यू टेक द पेशेंट्स आर्म, यू टेक द पेशेंट्स आर्म और प्रेफरेबली लेफ्ट आर्म, ओके। तो आप इसमें ब्रेकियल वेन को यूज करते हो, दैट इज एट द लाइक माई बाइसेप एंड फोर आर्म जंक्शन। तो आर्म और फोर आर्म के जंक्शन पे you put a cannula in this and you use two syringes, है ना, one of 5 or 10 ml whatever and one of 20 ml plain normal saline, okay, you use two syringe method because its half life is so short। तो होगा क्या, अगर आपने मान लो यहाँ इसको आपने कैनुला डाल दिया और यहाँ से आपने पुश कर दिया, तो हो सकता है वो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका एक्शन ही खत्म हो चुका हो, तो इट विल नॉट बी एबल टू टर्न योर इरिथमिया। तो आपको क्या चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को डिलीवर करो, कहाँ, उसके हार्ट तक डिलीवर करो। तो मोस्ट नियरेस्ट वेन कौन सी है, वैसे तो सेंट्रल वेन है, लेकिन आप बेचारे पीएसवीटी पेशेंट को जो चलता फिरता आ रहा है हर किसी में सेंट्रल लाइन नहीं चेपोगे, यहाँ सेंट्रल लाइन नहीं लगाओगे उसके लिए। तो आप क्या करोगे, आप एक ब्रेकियल के अंदर कैनुला लोगे और आप एक साइड से तो आप पुश करोगे एडिनोसिन, और एक साइड से इमीडिएटली क्विकली यू विल पुश
20 ml saline and you will raise the hand. Immediately you will raise the hand so that with the help of the gravity, it will reach to the heart within less than 5 seconds and it will be able to terminate the arrhythmia. So that is how adenosine is given. It is important for you because if you don't know how to give adenosine ना, आप उससे 150 रुपए का इंजेक्शन मंगाओगे and you will give him and arrhythmia will not terminate. So it is our fault. So अपने को we should be aware that how to give adenosine. It is very important. It is called 2 syringes method. Okay. Diltiazem 12.5 होता है, नॉर्मली आपको देना है. अभी अपने डिस्कस जो भी अपनों ने सारा डिस्कशन करा है, आई विल क्विकली लेट यू गो थ्रू द नोट्स. ओके. देखो, अब अपनों ने डिस्कस क्या करा है, ये तो मैंने बता दिया था. WPW के अंदर क्या होता है, एवी नोडल ब्लॉकर्स अवॉइड करने हैं. जंक्शनल रिदम क्या होता है, एवी नोड ओवरटेक्स एसए नोड. रेट जो एवी नोड की होती है वही नाम को डीकोड करिए. जंक्शन की रिदम होती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है. डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगी, एवी नोड से एसए नोड की तरफ. तो इसीलिए पी वेव क्या मिलेगी, उल्टी पी वेव मिलेगी, इन्वर्टेड पी वेव मिलेगी. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका. जस्ट 1 सेकेंड है. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. देखो ये ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, एवी नोड के अंदर. ये देखो ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, एवी नोड. ये ग्रीन एरो अगर आपको दिख रहा हो, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे. इसीलिए इसमें पी वेव क्या मिल रही है, इन्वर्टेड पी वेव मिल रही है. और रेट भी देखो जो नॉर्मल एवी नोड की होती है, क्योंकि ये जंक्शनल रिदम है तो रेट 40 to 60 मिल रही है. और रिदम रेगुलर मिलेगी क्योंकि नॉर्मल एवी नोड है, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है. क्यूआरएस भी आपको नॉर्मल मिलेगा. इसी से सारी बातें डी कोड करो. जंक्शनल रिदम है, नॉर्मल रिदम और जंक्शन की है, तो रेट कितना हो, 40 to 60. एक्सलरेटेड जंक्शनल रिदम है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा रेट बढ़ गया, तो इसकी रेट कितनी होगी, 60 से 100. मैंने मिस्टेकनली जंक्शनल टैकीकार्डिया बता दिया था इतना. एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम की रेट कितनी होती है, थोड़ा सा बढ़ा दो, एक्सेलरेट कर दो 60 to 100. और टैकीकार्डिया किसको बोलेंगे, जंक्शनल टैकीकार्डिया जहां मोर देन 100 है. यहाँ देखो आपको क्यूआरएस नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन पी देखो सारी जगह इन्वर्टेड पी वेव मिल रही है. अगर आप ध्यान से इसको जूम इन करके देखोगे, यहाँ भी आप देखो ये इन्वर्टेड पी वेव मिल रही है, यहाँ भी आप देखोगे इन्वर्टेड पी वेव मिल रही है. तो दीज ऑल आर फीचर ऑफ जंक्शनल टैकीकार्डिया और जंक्शनल रिदम. ठीक है. कॉमन कॉज क्या होता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और इंफीरियर वॉल एमआई. ट्रीटमेंट मैंने बताया था, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को मैनेज करो और बीटा ब्लॉकर दे दो. पीएसवीटी अपनों ने बार बार डिस्कस कर लिया. पीएसवीटी क्या होता है, पैरोक्सिस्मल होता है, सडन. पैरोक्सिस्मल का मतलब सडन ऑनसेट होता है, सडन अब्रप्शन होता है. इसमें पी वेव एब्सेंट होगी, आरआर रेगुलर होएगा. तो पी वेव एब्सेंट के दो ही डीडी होते हैं. फटाफट ग्रुप पे बताओ, पी वेव एब्सेंट के दो कौन कौन से डीडी हैं. एब्सेंट पी वेव के दो डीडी, मैं एफिब और पीएसवीटी. मैट के अंदर देखो पी वेव प्रेजेंट होती है, वो इरेगुलर आरआर के दो डीडी है, एएफ और मैट. एब्सेंट पी वेव के दो डीडी हैं, एएफ और पीएसवीटी. अगर आरआर रेगुलर है तो उसको पीएसवीटी बोल दो, आरआर इरेगुलर है तो एएफ बोल दो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीज के लिए, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है, एएफ और पीएसवीटी. तो इसको अगर आपने दो एल्गोरिदम्स याद कर लिए, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. चीफ कंप्लेन देखो सभी पीएसवीटी किसके साथ आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ पैल्पिटेशन और सिनकोप के साथ. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अल्टीमेटली क्या होता है, एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. इससे पहले पेशेंट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कराओ, देखो एबनॉर्मल पाथवे कहाँ है और उसको जला दो. सिंपल सी. एब्लेशन का मतलब क्या होता है, उस बंडल ऑफ कैंट को ही आपने जला दिया या एबनॉर्मल पाथवे को जला दिया, तो क्या होगा, पेशेंट नॉर्मल होएगा. ट्रीटमेंट एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था, वीगल मैनुअर, देन यू गिव एडिनोसिन, देन diltiazem, स्टिल नॉट रिवर्टेड, यू विल गिव डीसी शॉक. ठीक है. इट इज 2 सिरिंज मेथड. आप ध्यान से देखो, इसमें तो दिया हुआ एडिनोसिन और यहाँ क्या हुआ है, 20 ml नॉर्मल सलीन आपने दे दी. और किस में दिया हुआ, ब्रेकियल वेन में. और कौन से हैंड में दिया हुआ, लेफ्ट हैंड में, नियरेस्ट टू द हार्ट. ठीक है. ये एडिनोसिन का इंजेक्शन आता है जिसमें 6 mg अपने देते हैं, मतलब एक पूरी वायल जो कि 2 ml की आती है. ये diltiazem होता है जो कि कॉमनली अपने यूज करते हैं, 5 ml की वायल होती है और इसमें 25 mg होता है. तो वी विल गिव हाफ ऑफ इट, दैट इज 2.5 ml, 12.5 mg. वी विल गिव 12.5 mg. ओके. देखो यार, आज डिस्कस तो और करना था, बट टाइम इज ओवर नाउ. तो बेटर रहेगा कि अपने रेस्ट ऑफ डिस्कशन कल इनिशिएट करें, अदरवाइज इट विल प्रोलोंग. ठीक है. किसी को भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो यार. अगर किसी भी रिदमिया में भी कोई प्रॉब्लम आई है, श्योरली यू कैन आस्क, लेट मी
चेंज द होस्ट कंट्रोल। आप अगर कोई माइक में कंफर्टेबल है तो आप माइक से भी बोल सकते हो। ओके, चेंज द होस्ट कंट्रोल। अगर कोई माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है। Heart rate in arrhythmia, I am not getting your question. What do you want to ask clearly? Heart rate in arrhythmia can be brady, can be tachy. अपने brady arrhythmias अभी बचे हुए हैं. We will discuss heart block. Tomorrow अपने majorly क्या discuss करेंगे? How to calculate heart rate in arrhythmia. देखो जहाँ RR रेगुलर है वहां तो आपको बेसिक फंडा रखना है कि 300 डिवाइडेड बाय RR इंटरवल। लेकिन एक ही जगह आपको एरिथमिया में रेट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, दैट इज एएफ। उसमें जो मैंने तरीका बताया था 30 बॉक्सेस के अंदर आपको देखना है कितने आरआर इंटरवल आ रहे हैं, इंटू 10 करना है, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट रेट इन द एएफ पेशेंट्स। ओके, ठीक है यार। तो अपने डज वॉमिटिंग और डेफिकेशन रिलीव पीएसवीटी और एसवीटी? ठीक है यार, देखो जो आप बोलना चाह रहे हो उमर, क्या होता है आप सिर्फ वेगल मैनूवर, वॉमिटिंग या फिर डेफिकेशन, डेफिकेशन के दौरान वी डू स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग से क्या होता है वेगल स्टिमुलेशन होता है, तो इट कैन ऑल्सो टर्मिनेट एट्रियल एरिथमिया। बट ऑब्वियसली यू विल नॉट एडवाइज द पेशेंट की पीएसवीटी के साथ एंड यू विल टेल हिम टू गो टू द लू। ओके, सो आप बेसिकली क्या करोगे, एक ही चीज करोगे, उसको बोलोगे कि माउथ के अंदर आपने फिंगर रख के और उसको ब्लो आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट यार। अपने सब आज कल अपने वेंट्रिकुलर एरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक डिस्कस करेंगे। आज वाला आप प्लीज जरूर रिवाइज करना, पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पीएसवीटी, एएफ और मैट फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आने, और डब्ल्यूपीडब्ल्यू। तो आप उसका बेसिक फंडा दिमाग में क्लियर रखो, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। जो भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, वेदर रिगार्डिंग स्टडीज और रिगार्डिंग आपको पर्सनल इन जनरल स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन फेयरली डिस्कस विद मी, और आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, यू कैन ऑल्सो सी दैट। ओके, चलो, गुड नाइट एवरीवन।